हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल तरु वाटिका में। दोस्तों, ये प्लांट आपको दिखाई दे रहा है, ये बेल पत्र का प्लांट है। काफ़ी दिन से मेरे मन में थी कि बेल पत्र का प्लांट भी होना चाहिए गार्डन में, क्योंकि वास्तु के हिसाब से भी बहुत बढ़िया प्लांट माना जाता है। और सावन का महीना चल रहा है, पवित्र महीना है। इस समय तो हाँ, हर किसी को बेलपत्र का प्लांट ज़रूर लगाना चाहिए। अगर आप नर्सरी में इस टाइम जा रहे हैं शॉपिंग करने, क्योंकि बारिश का टाइम है, मॉनसून का टाइम है, तो इस टाइम हमें अगर हम कोई प्लांट खरीद रहे हैं तो उसमें हमने ये भी शामिल करना चाहिए, बेलपत्र का प्लांट, जो शिव जी को अत्यंत ही प्रिय प्लांट है ये। और शिवरात्रि वाले दिन तो बहुत से लोग फुटपाथ पर इसके पत्ते, फ्रूट लेकर बैठते हैं बेलपत्र के और बेचते हैं। तो अगर हमारे गार्डन में ये होगा तो हम साफ शुद्ध बेलपत्र के जो पत्ते हैं वो तोड़कर खुद अपने हाथों से पनपे हुए, बढ़ाए हुए, ग्रो किए हुए बेलपत्र के पत्ते अगर हम तोड़कर शिवजी पर अर्पित करेंगे तो उसकी बात अलग ही है। तो इस टाइम जो बेलपत्र का टाइम है वो लगाने का बहुत ही अच्छा टाइम है, क्योंकि मॉनसून का टाइम है। मॉनसून में रिपोर्टिंग करना, नया प्लांट लगाना, कटिंग लगाना बहुत अच्छे से हो जाता है, 100% सक्सेसफुल होता है। अब कुछ इसके बारे में, बेलपत्र अगर आप लगाना चाहते हैं, अपने गार्डन में लाना चाहते हैं, तो उसके बारे में कुछ सच्ची बातें, कुछ केयर टिप्स, कुछ इसकी जो वैल्यू है वो सब आपसे मैं डिस्कस करूँगी। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और स्किप मत कीजिएगा। हालांकि वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट इतनी भी नहीं हो सकती लंबी, नॉर्मल सी ही रहेगी। और इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर स्किप किया तो हो सकता है कि कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस हो जाए। तो सबसे पहले तो थोड़ी सी हम इसके बारे में बात करते हैं कि इसका संस्कृत में बेलपत्र को क्या कहते हैं। संस्कृत में बेलपत्र को बिल्व पत्र कहा जाता है। संस्कृत और हिंदी देखने में, बोलने में तकरीबन एक ही जैसी साउंड आती है। तो संस्कृत में इसको बिल्व पत्र कहा जाता है और इंग्लिश में इसको वुड एप्पल बोला जाता है। वुड एप्पल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो फ्रूट होता है ना, वो हार्ड कवर का होता है और उसके अंदर तीखा सा, हल्का तीखा सा ऑरेंज से कलर का वो निकलता है, गुद्दा सा निकलता है, पल्प निकलता है। और इसको छान करके अगर हम उस में चीनी मिलाकर, ठंडा दूध मिलाकर, आइस मिलाकर पीते हैं, शरबत की तरह मिक्स करके पीते हैं, तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है गर्मी में। और इससे क्या होता है कि गर्मी हमें नहीं लगती है, उसकी तासीर ठंडी होती है। तो गर्मियों में एक शरबत का एक ऑप्शन होता है वो भी, और कई घरों में इसको यूज किया जाता है। हर जगह मिल जाता है इसका जो फल है ये, जिसको बेलपत्र ही बोला जाता है, जिसको फ्रूट को। तो इस तरह से ये जो बेलपत्र का प्लांट है, इसको हम लेके आते हैं। इससे को किस डायरेक्शन में रखा जाए ताकि घर में खुशहाली आए, पॉजिटिव वाइब्स आएँ और सभी स्वस्थ हों, सभी खुश हों, नकारात्मक जो ऊर्जा है वो ख़त्म हो जाए। किस डायरेक्शन में हमने रखना है ये हम आज डिस्कस करेंगे। तो इसको देखिए, सबसे पहले तो हम बता दें कि ये एक रिलीजियस प्लांट है, शिव जी को अत्यंत प्रिय है। शिवरात्रि वाले दिन इसका शिव जी के ऊपर इसके जो पत्ते हैं वो चढ़ाए जाते हैं। हिंदू जो धर्म है उसमें इस वृक्ष को दिव्य वृक्ष बोला गया है, और दिव्य वृक्ष बोला गया है। इसके देखिए, सबसे इसके जो पत्ते हैं, जो वो किसी भी जो रिलीजियस प्लांट होता है उसके पत्ते अगर आप चढ़ाते हैं या फूल चढ़ाते हैं तो वो बासी हो जाते हैं। एक बार चढ़ा के दोबारा नहीं चढ़ाए जा सकते,
दूसरे तोड़कर ही चढ़ाए जा सकते हैं। लेकिन इसके पत्तों में ख़ास बात ये है कि इसके पत्ते कभी भी बासी नहीं होते हैं। बेलपत्र के आप रीयूज कर सकते हैं। अगर आपको नया पत्ता नहीं मिलता है कहीं से, तो आप पहले के चढ़ाए हुए जो शिव जी के ऊपर बेलपत्र है ना, उसको उठाकर वॉश करके उसको दोबारा से भी चढ़ा सकते हो। इसके पत्ते जो हैं बासी नहीं होते हैं। तो इस तरह से इसके जो पत्ते हैं उनको रीयूज भी किया जा सकता है। इसके जो पत्तों की शेप है ना, ये देखिए ट्रायंगल सी दिख रही होगी आपको थोड़ी सी। ये भगवान शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश की तीनों आँखों की को ये दर्शाता है, शो करते हैं इसके पत्ते। 3 कोण, जो इसके 3 कोण हैं वो। और इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है एगल मोरमेलोस, इसका बोटेनिकल नेम है। इसकी थोड़ी सी केयर टिप्स आपको बता देती हूँ। अगर आप इसको अपने गार्डन में शामिल कर रहे हैं बेलपत्र को, तो इसकी कैसे देखभाल करेंगे, कैसे केयर करेंगे, तो मोटा मोटा मैं इसके बारे में थोड़ी सी केयर बता देती हूँ कि कहाँ रखना है इसको, कितनी धूप की ज़रूरत है, कितनी पानी की ज़रूरत है, कैसी खाद डालनी चाहिए, वो मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा केयर नहीं मांगता है ये प्लांट। तो सबसे पहले तो सोयल की अगर हम बात करें, दोमट मिट्टी या रेतीली मिट्टी में बहुत अच्छा ग्रो करता है ये प्लांट। और फिर इसमें फर्टिलाइज़र क्या मिलाएं, जो नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र होगा वो हम इस मिट्टी में मिक्स कर सकते हैं। जैसे हमारा हो गया वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर खाद, जिसमें नाइट्रोजन ज़्यादा हो। फिर आती है पानी की बारी। पानी हम इसमें कब कब डाल सकते हैं, जैसे अब इस टाइम क्या है, मानसून का टाइम चल रहा है। मानसून के टाइम में बारिश आती रहती है और मिट्टी में पानी जाता रहता है। तो इसमें डेली वाटरिंग करने से बचें। और डेली वाटरिंग करने से बचेंगे तो जो पानी हमारा इसमें मिट्टी में जाएगा वो यूज होगा। अगर आप इस प्लांट को, इसमें काफ़ी सारी पानी है, तो इस जब लेयर ऊपर की सूख जाए तभी इसमें वाटरिंग करें। और जब दोबारा पानी डालें तो रेन वाटर डाल लें तो अच्छा है, टैप वाटर की बजाय। और बस थंब रूल तो यही है कि इसकी जो ऊपर की लेयर है उसको चेक करके ही पानी डालें इसमें, अदरवाइज इसकी रूट जो है वो रोट हो जाएगी और प्लांट आपका ये मर जाएगा। तो अगर आप इसको गमले में लगा रहे हैं तो इसको कहाँ पे रखना है, ऐसी लोकेशन पे रखें जहाँ पर 6 घंटे की कम से कम धूप मिले और हवा भी लगे इसको, 6 घंटे की धूप भी लगे इसको, तब ये बड़ी जल्दी ग्रो होता है। स्लो ग्रोथ नहीं होती है इसकी, फास्ट ग्रोथ होती है। और क्यारी में अगर आप लगाते हैं तो क्यारी कोशिश करें कि उसकी जो लोकेशन हो वो वैसी ही हो जैसे मैंने आपको बताई है। अगर आप इसको गमले में लगाते हैं तो उसका गमला कहाँ रखें, आप कौन सी डायरेक्शन में रखें, ताकि आपको जो इसका फ़ायदा है वास्तु के हिसाब से वो भी मिले, उसका भी आपको फ़ायदा मिले। तो इसको देखें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखना चाहिए इसको, गमले में लगा रखा है तो। और बारिश का टाइम है इस टाइम, तो इसके आसपास जो इसकी मिट्टी में जो गले सड़े पत्ते होते हैं उनको हटा दें, फंगस लगने का डर रहता है। और जो प्लांट इन्फेक्टेड प्लांट इसके पास रखा हो उसको भी आप इसके पास से हटा दें, क्योंकि फिर इंसेक्ट का चलकर उड़कर इस गमले में आना स्वाभाविक है। फिर पानी का ख्याल रखें मानसून में ये ज़्यादा बस ध्यान रखने वाली बात है। अगर कोई इन्फेक्शन या पेस्ट का अटैक हो भी जाता है तो नीलगिरी का ऑयल या फिर नीम ऑयल से आप स्प्रे कर सकते हैं। और ये तो थी इसकी थोड़ी सी केयर। फिर वास्तु के हिसाब से आप इसको कहाँ कहाँ रख सकते हैं गमले को, वो भी मैं आपको बता दूं। यदि आप लक्ष्मी जी को खुश करना चाहते हैं तो इसको उत्तर पूर्व में रखिए, ठीक है। और अगर आप गार्डन के सेंटर में रखेंगे तो इससे क्या होगा, पॉजिटिव वाइब्स आएंगी आपके घर में और खुशियाँ आएंगी। और अगर आप अपने घर में हेल्थ लाना चाहते हैं, सभी स्वस्थ हों, खुश हों, तो इस गमले को नॉर्थ वेस्ट में रखें।
और इसके जैसे तुलसी जी का होता है ना कि संडे को पत्तियां नहीं तोड़नी और पानी भी नहीं देना और बिना नहाए तो पत्तियां उसको टच ही नहीं करना, ऐसे इसमें भी रूल होते हैं। कैसे? चतुर्थी, अष्टमी, नवमी और अमावस्या को इसके पत्ते ना तोड़ें। ठीक है, ये तो हुआ इसके बारे में वास्तु के हिसाब से कुछ रूल्स। और अगर आप घर में खुशियाँ लाना चाहते हैं, पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं, तो इस प्लांट के नीचे एक दिया डेली जलाएं। फिर अगर मेडिसिनल प्लांट है, ये मेडिसिनल प्लांट भी है, तो इसकी पत्तियों में क्या क्या है, किस किस चीज़ के लिए फ़ायदेमंद है? इसकी पत्तियों में कैल्शियम है, पोटेशियम है, आयरन है, विटामिन ए, बी, सी का ये अच्छा स्रोत है बेलपत्र। और अगर किसी को शुगर है और वो खाली पेट 3-4 पत्तियाँ इसकी चबा लेता है तो इससे इंसुलिन बनता है खूब अच्छी मात्रा में। और फिर इसकी पत्तियाँ कितनी संख्या में तोड़नी चाहिए, या आप बाहर से भी लेते हैं तो कितनी संख्या में इसकी पत्तियाँ आप शिव जी पर चढ़ाएंगे, तो ये भी है एक काउंटिंग दी गई है। जैसे 3 से कम पत्तियाँ नहीं होनी चाहिए, 3 से 11 पत्तियाँ आप शिव जी पर चढ़ा सकते हैं। जो कटी फटी नहीं होनी चाहिए, साबुत होनी चाहिए। अच्छा, इसमें नाइट्रोजन युक्त खाद डालनी चाहिए ताकि इसकी फास्ट ग्रोथ हो। और इसमें पीले रंग के फूल भी आते हैं, वो कब आते हैं? अप्रैल और मई में। अच्छा, इसमें जो खाद है वो आप 2 बार डाल सकते हैं, फरवरी में और अक्टूबर में। और जो आपके पास अवेलेबल हो वो खाद आप डाल सकते हैं। जैसे इजीली अवेलेबल गोबर खाद होती है और वर्मी कंपोस्ट। गोबर खाद बिल्कुल सड़ी हुई होनी चाहिए, डिकम्पोज होनी चाहिए। उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र भी आप डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा जब गर्मी आती है तब। तो इस तरह से अगर आप बेलपत्र को अपने गार्डन में शामिल करना चाहते हैं तो ये बेस्ट टाइम है। मॉनसून का टाइम है, सावन का महीना है। और अगर आप मेरे दिए हुए टिप्स के हिसाब से अगर इसकी केयर करते हैं तो आपका प्लांट भी बेलपत्र का ऐसे ही हेल्दी होगा जैसा कि मेरा है। हाँ, इसको और बुशी बनाने के लिए ऊपर से आप थोड़ा सा पिंच कर दें जो ऊपर की ग्रोथ है, तो आपको मल्टीपल स्टेम देखने को मिलेंगी और आपका जो ये बेलपत्र का प्लांट है ये थोड़ा घना हो जाएगा। जैसे ये नई नई ग्रोथ है ना, यहाँ से मैं इसको पिंच कर दूँगी तो यहाँ से आपको 2 स्टेम मिलेंगी। देखिए पहले भी किया हुआ ना पिंच, तो 2 स्टेम आ गए। अब इनको भी पिंच करेंगे तो दो और स्टेम आ जाएंगी, तो उससे क्या है, प्लांट आपका बुशी बन जाएगा, ज़्यादा पत्तियाँ आएंगी। और इस तरह आप शिवरात्रि में अपने घर में ग्रो किए हुए बेलपत्र की पत्तियाँ तोड़कर आप शिव जी को अर्पित कर सकते हैं। इसका अलग ही मज़ा होता है, बजाय कि आप मार्केट से ख़रीदें या फुटपाथ से ख़रीदें। उनके हाथ पता नहीं कैसे कैसे हाथ वो लगाते हैं। और जब हम पूजा करते हैं तो अगर हम पूजा करते हैं और शिवरात्रि पे फास्ट रखते हैं तो कम से कम शुद्धता होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो हम चढ़ा रहे हैं शिव जी को वो सब शुद्ध है, साफ है। तो ये तो थी मोटा मोटी कुछ जानकारी बेलपत्र के बारे में। अगर आप अपने घर में लाना चाहते हैं तो इसके बारे में कुछ जो सच्चाई है वो आप जान लें बेलपत्र के बारे में, तभी आप इस प्लांट को अपने गार्डन में शामिल करें। और ये इसी के साथ ही वीडियो का एंड करते हैं। आई होप आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर इसमें थोड़ा सा भी आपको कुछ अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा। वीडियो थोड़ी लंबी होती जा रही है, इसी के साथ ही वीडियो का एंड करते हैं। फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।